नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो निम्न असाइनमेंट का जो अपना जो सीरीज चल रही थी उसका जो अपना 4th सेमेस्टर स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर अपने कंप्लीट करवा दिया। 4th सेमेस्टर का आज का जो चैप्टर होगा अपना इन्वर्टर और यूपीएस के बारे में, जो भी निम्न असाइनमेंट में दे रखे उनका क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं इन्वर्टर क्या होता है। इन्वर्टर जो होता है वो डीसी जो सप्लाई होती है उसको क्या करता है, एसी सप्लाई में चेंज करता है। ये ध्यान रखना आपको, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में परिवर्तित करता है। यूपीएस क्या होता है, यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है भाई, यूपीएस क्या होता है, इमरजेंसी जो सप्लाई होती है उसके रूप में ये कार्य करता है। आपातकालीन जो अपन विद्युत सप्लाई लेते हैं उसके रूप में काम करता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अबाधित विद्युत शक्ति। ठीक है, या पावर सप्लाई। ठीक है, अनइंटरप्टेड मतलब बिना किसी रुकावट के सप्लाई मिलती रहती है। इसका यूपीएस का ज़्यादातर अपन कंप्यूटर वगैरह में, ठीक है, इनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल अपने फेवरेट हैं। देखिएगा कैसे हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। कहने का मतलब अपना जो सिंगल फेज जो सप्लाई आती है उसमें जो टॉलरेंस दी जाती है, छूट जाती है, कितनी दी जाती है वही अपनी, इसको ध्यान रखना, +-5% दी जाती है लो वोल्टेज के लिए। अगर फ्रिक्वेंसी की बात करता है यहाँ पर +-3% होता है, और उच्च वोल्टेज की बात करें तो +-10%, और कुछ बुक में दे रखा है +-12%। ठीक है, और निम्न के में दे रखा है +-12% दे रखा। ठीक है, इस तरह से अपन को ध्यान रखना। अब यहाँ पर 240 वोल्टेज दे रखा, वो लो वोल्टेज आता है, तो क्या होता है अपना +-5% होगा। अब इसमें न्यूनतम पूछा है अधिकतम, जब न्यूनतम पूछेगा तो जैसे मान लो जो राशि दे रखी है 240 दे रखी है, उसका कितना निकालेंगे अपन, 5% निकाल करके निकालते हैं। कितना होगा ये 5%, 0 से 0 कैंसिल, और 5 में 5 2 12 निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, +-5% होता है, इसका क्या करेंगे 5% निकालेंगे। कितनी राशि दे रखी है, 240 दे रखी है, इसका 5%, 5% का निशान चाहेंगे 100 लग जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो, 5 से कम 5 और 5 दूना 10, 2 से काटा तो ये 24 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 240 का 5% कितना होगा, 12 हो गया। अब देखो भाई, यदि अपन को अधिकतम मान पूछता तो क्या करते अपन, 240 में प्लस कर देते 12, तो कितने हो जाते, ये हो जाते अपने 252 हो जाते अधिकतम मान। और क्वेश्चन में क्या पूछा, न्यूनतम मान पूछा, तो 240 माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 240 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा अपना 228 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम मान दोनों ही मैं आपको समझा दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा, न्यूनतम पूछा, इसलिए क्या करेंगे 240 माइनस 12 कर देंगे। ये 12 कहाँ आया, 240 का 5% आया है। ठीक है, उसमें 12 घटा देंगे क्योंकि न्यूनतम पूछा है। तो कितना हो जाएगा आंसर, 228 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 141 नंबर का। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। ये क्या होता है अपना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है उसको, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त हुआ जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसका मात्रक क्या होता है भाई, मात्रक भी ध्यान रखना, ग्राम प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, ग्राम प्रति कूलाम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 142 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है 142 नंबर का क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एब्रेसिव यूपीएस। यूपीएस का जो पूरा नाम क्या है, यूपीएस मैंने पहले ही स्टार्ट करते बता दिया, यूपीएस होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, हिंदी में बोलते हैं अबाधित विद्युत शक्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। डी ऑप्शन में इसका बिल्कुल राइट आंसर दे रखा है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनइंटरप्टेड को अबाधित बोलते हैं, पावर सप्लाई विद्युत शक्ति हो गया। ठीक है, विद्युत सप्लाई हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 143 नंबर का।
वाट सॉरी विच इज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है, आवर्ती कन्वर्टर कौन सा, अभी रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर तो क्या करता है अपना एसी को डीसी में चेंज करता है, डीसी चॉपर है डीसी को डीसी में चेंज करता है, साइक्लो कन्वर्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, आवर्ती कन्वर्टर होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, साइक्लो कन्वर्टर। नेक्स्ट बात करते हैं 144 नंबर की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी डब्ल्यू एम, पी डब्ल्यू एम का पूरा नाम क्या है, देखो क्या दे रखा भाई, पी डब्ल्यू एम, पी तो होता है पल्स, डब्ल्यू होता है विड्थ, एम होता है मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, क्या होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है, पी डब्ल्यू एम का पूरा नाम क्या होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो जाएगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो कौन सा करेक्ट कर देंगे बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में और सीटीआई के एंट्रेंस एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में लगभग रिपीट होते रहते हैं, पीडब्ल्यूएम का पूरा नाम है, सीआरओ का पूरा नाम है, यूपीएस का पूरा नाम है, एसएमपीएस, एक और देखो मैं बता दूं आपको एक्स्ट्रा, एक होता है अपना एसएमपीएस, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है भाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है, एसएमपीएस का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। फिलहाल किसका पूछा है, पीडब्ल्यूएम का, तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 145 नंबर का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 145 नंबर का, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन यूपीएस ओवर ऑफलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है, ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है भाई, इसमें क्या होता है, जो चेंज होते हैं ट्रांजिएंट होते हैं प्रॉब्लम नहीं होती है, फ्री फ्रॉम चेंज ओवर एंड ट्रांजिएंट प्रॉब्लम, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त होता है, फ्री फ्रॉम चेंज ओवर द ट्रांजिएंट प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 146 नंबर का, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है भाई, फीडबैक सर्किट होता है, कौन सा सर्किट होता है, फीडबैक सर्किट होता है निरंतर आउटपुट प्राप्त करने के लिए, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 147 नंबर का, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, तो इसमें वोल्टेज जो डिवाइडर फीडबैक होता है उसका प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज डिवाइडर जो नेटवर्क होता है उसका प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। 147 के बाद है 148 नंबर का, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय करता है, क्या कहता है क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज एक्चुएटिंग द वोल्टेज इन स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, चरणबद्ध जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, उसमें कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है भाई, ऑटो स्टेट, कौन सा ऑप्शन से होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आता रहता है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं, एक डिस्चार्ज सेल मतलब कि निरावेशित सेल की बात कर रहा है, बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया, उस सेल में आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, जब सेल डिस्चार्ज होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और जब सेल चार्ज होता है तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जब डिस्चार्ज होता है तो गाढ़ा हो जाता है और चार्ज होता है तो पतला हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिक्रीज, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सॉरी डिक्रीज थोड़ी ना होगा, आंतरिक प्रतिरोध तो बढ़ जाएगा डिस्चार्ज में, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, इंक्रीज होगा, अधिक हो जाएगा। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, अच्छा क्वेश्चन है, देखो लॉजिकली क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर इसमें, देखो तो क्या कर रहा है, वोल्टेज बतानी है और एम्पियर पर हावर की गणना करनी है, वोल्टेज और एम्पियर हावर पर गणना, यदि समांतर क्रम, कौन सा क्रम दे रखा है, पैरेलल क्रम दे रखा है, ठीक है, पैरेलल की बात करा तो जुड़े हुए 4 सेल है, सेलों की संख्या कितनी है, 4 सेल है, एक सेल का वोल्टेज कितना है, 5 वोल्टेज है और एम्पियर हावर कितना दे रखा है, 8 एम्पियर हावर दे रखा है, ठीक है। तो देखो 4 सेल है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और ये 4 सेल,
प्रत्येक सेल क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक सेल की वोल्टेज कितनी होती है, 1.5 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 1. अब वोल्टेज पूछा है तो समांतर क्रम में जो वोल्टेज होती है समान होती है, तो कितना वोल्टेज आ जाएगा, 1.5 वोल्टेज। वोल्टेज वाला आंसर तो कितना हो जाएगा, 1। श्रेणी में होता है तो इनको जोड़ देते पूर्ण, कि ये हो जाता है अपना 6 वोल्टेज। लेकिन यहाँ पर समांतर पूछा है, इसलिए समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है प्रत्येक सेल का, तो 1.5 वोल्टेज आ जाएगा। अब देखो क्या पूछा है, एम्पियर पर आवर पूछा है। कितने घंटे, कितने सेल हैं, 4 सेल है, और कितने एम्पियर आवर दे रखे हैं, 8 एम्पियर आवर दे रखे हैं। तो 800 कितना हो जाएगा, 32 एम्पियर आवर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो वोल्टेज तो कितना दे रखा है, देखो वोल्टेज निकालने के बाद ही अपन को आ जाएगा 1.5 वोल्ट, और किसी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा कि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, और एम्पियर आवर है 32 एम्पियर आवर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपन करके आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट है, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, टीवी टेलीविजन वगैरह होता है उनमें किया जाता है वोल्टेज स्टेबलाइजर का, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टेलीविजन। नेक्स्ट की बात करते हैं 152, इन्वर्टर का कार्य कौन करता है, सॉरी इन्वर्टर का कार्य कौन सा है। इन्वर्टर क्या कार्य करता है, पहले ही मैंने वीडियो की स्टार्ट करने से पहले बता दिया था मैंने, क्या होता है इन्वर्टर, जो डीसी सप्लाई होती है उसको किस में चेंज करता है, एसी सप्लाई में करता है। डीसी टू एसी काम करने का कौन करता है, इन्वर्टर करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तन करने वाला ऑप्शन है अपना, बी ऑप्शन में दे रखा है इसका राइट आंसर, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तन करना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का आगे देखते हैं, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का क्या उद्देश्य है। अच्छा, जो इन्वर्टर होता है उसमें जो आउटपुट ट्रांसफार्मर उसमें क्या काम करता है, जो कि जो एम्पलीफायर से जो एसी प्राप्त होती है स्टेप अप करता है। इन्वर्टर में जो आउटपुट ट्रांसफार्मर क्या करता है, एम्पलीफायर से जो एसी प्राप्त होता है उसको स्टेप अप करता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करके आएंगे, सी ऑप्शन, स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से जो एसी प्राप्त होती है उसको स्टेप अप करता है, बढ़ा के देता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं 154 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है भाई वोल्टेज स्टेबलाइजर में, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है, इसमें दोनों वाइंडिंग के मध्य में प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है, एंड एक ही वाइंडिंग से टेपिंग निकाल करके स्टेप अप और स्टेप डाउन बनाया जाता है, कॉपर की बचत होती है। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किसमें, वोल्टेज स्टेबलाइजरों में, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 155 नंबर का, क्या कह रहा है, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सा है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर या अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण सिद्धांत पर है। लेकिन यहाँ पर कौन सा दे रखा है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तो ये कौन से में होगा भाई, स्पेशल प्रकार का ट्रांसफार्मर वही होता है फेरो रिजोनेंट प्रिंसिपल, फेरो अनुनादित सिद्धांत। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फेरो रिजोनेंट प्रिंसिपल, फेरो अनुनादित सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है जो कि फेरो रिजोनेंट प्रिंसिपल पर कार्य करता है। नेक्स्ट है 156 का, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सर्वो जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसमें किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे भैया, अपन स्टेप अप का करेंगे, स्टेप डाउन का करेंगे, टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का, नियत वोल्टेज का करेंगे। तो देखो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है इसमें टेपिंग निकालने के लिए इलेक्ट्रिकल मोटर का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है टोरोडियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाए, टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाए। ये ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से होते हैं, इस पर क्या होती है, टेपिंग इस तरह से निकली होती है, ये होते हैं अपने टोरोडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सर्वो जो वोल्टेज स्टेबलाइजर उसमें कौन सा ट्रांसफर होगा, टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 157 नंबर का, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर। एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार कौन सा, आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ये वोल्टेज स्टेबलाइजर दिखा रखा है। देखो आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं, ये तो आपका क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो कि स्टेबलाइजर में प्रयोग होता है। ये क्या है, टेपिंग स्विच होता है, रोटरी स्विच होता है। ठीक, ये अपना वोल्ट मीटर होगा, ये आउटपुट होगा। यहाँ से अपन ने इनपुट दे दिया, ये ट्रांसफार्मर जो 230 वोल्टेज है उसको क्या 24 वोल्टेज या फिर अपना 12 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। रोटरी स्विच अपन अपने आवश्यकता अनुसार अपन जो अपना वोल्टेज है वो प्राप्त कर लेंगे। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्टेज दिखाएगा जो समांतर क्रम में जुड़ा हो, यहाँ पर अपन आउटपुट या लोड जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो स्विच होता है वो कौन सा होता है, मैनुअली स्विच होता है, हाथ से घुमाते हैं ना अपन भाई। ठीक है, तो ये कौन से प्रकार का होता है, मैनुअली प्रकार का हो जाएगा। तो मैनुअली स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है,
हस्तचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर, मैनुअली स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 158 नंबर का। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब अपना जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसकी जांच करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ये क्या ना क्वेश्चन किया कहता है। देखो पहली बात करते हैं एमीटर की। एमीटर तो धारा मापता है, क्या मापता है भाई, ये धारा का मापन करता है। दूसरी बात, और श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। दूसरी बात है वोल्टमीटर, ये वोल्टेज को मापता है, क्या मापता है, वोल्टेज को मापता है और समांतर क्रम में जुड़ता है। ओमीटर ये क्या होता है, अपना प्रतिरोध को मापता है। ठीक है, और मल्टीमीटर जो होता है ये धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों को मापता है। ठीक है, मल्टीमीटर क्या करता है, मल्टीमीटर को अवोमीटर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, अवोमीटर भी कहते हैं, अवोमीटर भी कहते हैं। ये क्या करता है भाई, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये तीनों का मेजर करता है। ठीक है, मल्टीमीटर। चलो, तो शॉर्ट सर्किट का पता लगाने किसका प्रयोग करेंगे अपन भाई, मल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 159। एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? अच्छा, मतलब कहने को इन्वर्टर में क्या क्या होता है, ट्रांसफार्मर होगा, एक तो चीज़ है ट्रांसफार्मर होगा, ऑसिलेटर होगा, ऑसिलेटर मतलब दोलन सर्किट, और एक होता है अपना एम्पलीफायर, प्रवर्धक सर्किट होगा। तीनों चीज़ होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन से, दोलक, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादक। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑसिलेटर, एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेज, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर आर यूज्ड। वर्ग तरंग इन्वर्टर कहाँ उपयोग किए जाते हैं? ये होते हैं अपने टीवी रिसीवर में प्रयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किया जाता है? टीवी रिसीवर में। देखो आप निम्न असाइनमेंट देखोगे उसमें ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सामान्य प्रकाश व्यवस्था। लेकिन सामान्य प्रकाश व्यवस्था में स्क्वायर वेव का उपयोग नहीं किया जाता, उसमें साइन वेव का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कौन सा होता है, वर्ग स्क्वायर का दे रखा है। अगर साइन वेव दे रखा होता ना तो अपन ये आंसर करके आते हैं। निम्न में ये दे रखा है लेकिन ये गलत है। ठीक है, अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टीवी रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वेव दे रखा है। साइन वेव होता तो डी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, तो फिलहाल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 161 नंबर का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाएं? एम्पियर आवर क्षमता बढ़ाएंगे बैटरी की। जो बैकअप समय मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपन को आउटपुट देता रहे, जो यूपीएस है अनअपडेटेड पावर सप्लाई मिलती रहे अपन को, तो बैटरी की जो एम्पियर आवर क्षमता वो अपन इंक्रीज कर देंगे। तो इंक्रीज द एम्पियर हावर कैपेसिटी ऑफ द बैटरी, बैटरी की एम्पियर हावर क्षमता बढ़ा देंगे, जिससे कि क्या वो बैकअप समय बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 162 नंबर का। द्वितीय सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? द्वितीय जो सेल होता है उसमें कठोर सल्फेट जो दोष होता है उसको कैसे रोका जाएगा? ट्रिंकल चार्जिंग करेंगे अपन। ट्रिंकल चार्जिंग के द्वारा सल्फेशन दोष को दूर कर सकते। ट्रिंकल चार्जिंग में अपनी 2 से 5% धारा पर क्या किया जाता है, बैटरी को चार्ज किया जाता है लंबे समय तक, जिससे कि उसमें सल्फेशन दोष नहीं हो सके। ठीक है, कोई बैटरी अपनी काम नहीं आ रही है तो उसको क्या करते हैं, ख़राब होने से बचाने के लिए ट्रिंकल चार्जिंग पर लगा देते हैं। 2 से 3% या 2 से 5% ऑप्शन के हिसाब से हम करके आएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से आ जाएगा, ट्रिंकल चार्जिंग हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 163 नंबर की। यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मान लो इनपुट वोल्टेज विफल हो गया, मेन सप्लाई ऑफ हो गई, उस टाइम में भी अपन को आउटपुट मिल रहा है, तो कौन सा यूनिट काम करेगा भाई? भाई मान लो मेन सप्लाई नहीं आ रही तो इन्वर्टर में कौन सप्लाई देगा, बैटरी तो देगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि बैटरी यूनिट ही तो सप्लाई देगी आउटपुट में। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 164 नंबर का। सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाता है, किस कारण से? व्हाट इज द इफेक्ट ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ द सेल? द करंट स्ट्रेंथ फॉल्स एंड बिकम जीरो। देखो दोस्तों, अगर हिंदी में आपको थोड़ा समझ में आता है, इंग्लिश में समझ में आपको आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। तो किस कारण से होता है भाई? ये ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन के कारण ऐसा होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 165। यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या? मतलब कि बैकअप टाइम, मतलब कि यूपीएस जो होता है अपना टाइमिंग जो होता है कम दे रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कुछ ना कुछ शॉर्ट वगैरह होगा, या फिर कुछ ना कुछ जो सर्किट वगैरह वो इनकरेक्ट होगा, तो फॉल्ट इन इन्वर्टर होगा, बैटरी इन शॉर्ट सर्किट, मेंस इन। अच्छा,
जो बैटरी अपन ने लगा रखी है वो पर्याप्त क्षमता की नहीं होगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बैटरी की एम्पेयर हावर क्षमता पर्याप्त नहीं है। इसके कारण क्या होगा कि यूपीएस जो होता है उसका बैकअप टाइम जो होता है बहुत कम हो जाता है, बैटरी की एम्पेयर हावर क्षमता पर्याप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं 166 नंबर का। यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है, यूपीएस है अनलिमिटेड पावर सप्लाई, उसका आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है, सामान्य से अधिक है, तो दोष को का कारण सामान्य से अधिक आ रहा है तो गलत तरीके से क्या करेंगे, फीडबैक दे रहा है उसको, डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट के कारण क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है। कहने का मतलब उनको चाहिए कितना, मान लो 24 वोल्टेज चाहिए, वो दे कितना अपना 26 वोल्टेज दे रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा दे रहा है, डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट के कारण दे रहा है। बी ऑप्शन इसके बिल्कुल राइट आंसर है, डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट। नेक्स्ट है 167 नंबर का। यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का क्या कारण है, किस कारण से कर रहा है भाई, इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग, ट्रिप बार बार ट्रिप करा तो ओवरलोड की जो सेटिंग है वो गलत हो रही है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गलत ओवरलोड सेटिंग के कारण क्या कर रहा है, यूपीएस पूरे लोड पर ट्रिप करने लग जाता है, इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो फिनिश हो गए हैं। ये थे अपने किसके क्वेश्चन थे भाई अपने, ये थे अपने यूपीएस से रिलेटेड और इन्वर्टर से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के टॉपिक में एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिर से बता दूं, यूपीएस का पूरा नाम अनलिमिटेड पावर सप्लाई होता है और इन्वर्टर क्या करता है, डीसी सप्लाई को एसी में बदलता है। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन जो निम्न असाइनमेंट में दे रहे सॉल्यूशन कर लिए हैं। इससे अगले वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, पावर जनरेशन एंड सब स्टेशन, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है इसका, और ये एक ऐसा सेशन है जिसमें एग्जाम में हर बार 4 से 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी न्यूमेरिकल इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं न्यूमेरिकल वगैरह वो सारे के सारे अपन सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल अपना ये जो चैप्टर था इन्वर्टर और यूपीएस ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।